बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको आज यूजुअल खुशामदीद कहेंगे। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है और उसके लिए दारा माजरत खा है, लेकिन एक्सप्रेसो के साथ मैं हूँ मिला। अच्छा, वही जो मॉर्निंग था ना, वो पहले इस स्केल पे आता था, अब इस स्केल पे आया तो इसीलिए थोड़ा बैठा हुआ है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं भी है और ये बुनियादी तौर पे आई एम श्योर के बेहतियाती की होगी। यार ये जो एसी से गर्मी और गर्मी से मैंने नाम नहीं बताया अपना, मैं इमरान हसन हूँ। हाँ, अब बताएं। चले जी, ये जो एसी से हम निकल के गर्मी में जाते हैं, गर्मी से निकल के फौरन एसी चला लेते हैं, ये उसके साइड इफेक्ट्स जो मैं भुगत रही हूँ। तो आप सभी लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब सबसे ज्यादा होता पता है क्या है? स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है आजकल, चूंकि हब्स का मौसम है, खासतौर पे ये मरकजी पंजाब के इलाकों में। नॉर्थ तो फिर भी बहुत बेहतर है, वहाँ पे तो हवाएं भी चल रही है, बारिश भी हो जाती है, इधर नहीं आती, पता नहीं क्या वजह। लेकिन ये है कि हाँ, कल थोड़ी सी आई थी स्वेटिंग बहुत ज्यादा। जब आपको हुई भी हो तो आप कोशिश करें कि उस स्वेटिंग से थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद एसी में पहली बात है डायरेक्टली जाएं ही ना, लेकिन थोड़ा सा आप रिलैक्स करने के बाद जाएं। अगर आप बिल्कुल स्वेटिंग की हालत में जाएंगे तो मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर खिंचाव आ सकता है, फ्लू हो सकता है और सीरियस बीमारी भी हो सकती है। और फिर जो ठंडा पानी पीते हैं सब रईसी कसर से पूरी हो जाती है। ठंडा पानी तो वैसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं तो गर्मी है फिर क्या। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम शदीद गर्मी में शदीद ठंडा पानी पीते हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन गर्म जो पानी है वो बहुत सारी बीमारियों का भी हल है। और कहते हैं कि इससे वजन भी कम होता है। नीम गर्म पानी पीने से आपका वजन कम होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इन्होंने मुझे एक दो चीजें और बताई थी कि हमने बात करनी है, लेकिन मैं इस बात पे बज़िद था कि मैंने कल जो कराची के अंदर मैट्रिक के इम्तहानात हुए और उसके अंदर जो कल शुगर लगा है, वैसे तो कल हमने ब्रेक की थी खबर अपने शो में, लेकिन उसके बावजूद मैं बात करना चाहता हूँ निज़ाम तालीम की वजह से कितने सीरियस क्वेश्चंस है ना। व्हाट्सएप चल रहा है, मोबाइल यूज कर रहे हैं लोग। कल इसको बहुत लाइटर साइड पे इसलिए भी रखा था क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज हो गई थी, बट स्टिल ये हम सबको या हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह से हमने फुटेजेस देखी कि बच्चे व्हाट्सएप पे पेपर्स कर रहे थे, पेपर लीक हुए, इंटरनेट पर आ गए। ये मामला बहुत मेजर है क्योंकि जब हमने इतने रौलों के बाद बच्चों के फाइनल एग्जाम्स वगैरह शुरू किए तो इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो ये वाकई लम्हा फिक्र है। कराची के और सिंध के निज़ाम तालीम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीनी तौर पर बाकी सूबों को भी देखना होगा। और इंटरेस्टिंग बात करके हम हेडलाइंस की जानिब बढ़ेंगे। कल शेख रशीद साहब ने कहा कि आने वाला वक्त दो लोगों की तफरीक करेगा। लोग कहेंगे ये कोविड का ग्रेजुएट है, ये बगैर कोविड के है, तो कोविड वाले की मार्केट नहीं होगी क्योंकि वो बगैर इम्तहान के पास हुए। उन्होंने लाइटर एंड पे किया, लेकिन ये बात सीरियस भी है। बच्चों को चाहिए कि वो पढ़ के इम्तहान दें और इम्तहान दें। मुझे बात बिल्कुल सीरियस नहीं लगी। अब मैं सीरियसली हेडलाइंस की तरफ जा रही हूँ, आपको दिखाते हैं। चलें जाए। विफाक और सियासतदानों ने बलूचिस्तान से इंसाफ नहीं किया। अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूँ वजीर आजम। बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाने का अज़्म। कोरोना केसेस में फिर से इजाफा। एनसीओसी का रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स और सियाहत में एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। पीरियोडिक टेबल से पाकिस्तान में कौन से मौशी फवायद हासिल किए जा सकते हैं, देखिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान भर का सफर करने वाले मियां बीवी से। और शाहीनों का दौरा इंग्लैंड। हारिस सुहेल की इंजरी तूल पकड़ गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। जी जनाब, दौरा इंग्लैंड पर भी बात होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर। बात करनी है हमने मुआशी गेम चेंजर पाकिस्तान और इस खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से। गेम चेंजर कहीं तो गलत नहीं होगा। सी पैक की इस मंसूबे पर इस वक्त काम पूरे जोर शोर से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस मंसूबे से मुतालिक गवादर में 22,000 एकड़ फ्री जोन 2 का संग बुनियाद रखा गया। ये संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रखा। बहुत सारी मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए और इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सुफ़रा समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने भी शिरकत की। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने मकामी अमायदीन, तलबा
और जो दीगर कारोबारी शख्सियात हैं उनसे खिताब भी किया। बिल्कुल, और माजी में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने वाले साबिक हुक्मरानों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की और बलोचों की महरूमिया के हवाले से भी उसको दूर करने पर जोर दिया। और बलूचिस्तान में बात की जाए क़याम अमन के लिए तो बड़ा ऐलान किया और नाराज़ बलोच रहनुमाओं, अलहदगी पसंदों और अस्करियत पसंदों से बातचीत करने का भी इंदिया देते हुए कहा कि हो सकता है नाराज़ बलोचों को पुराने ज़माने में रंज हो और दूसरे ममालिक से इस्तेमाल भी हो या उनको इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब वो इस हालात में नहीं है और रंजिशें मिटाकर बलूचिस्तान के लिए उन्हें काम करना होगा। बिल्कुल, और इससे क्या हम ये प्राइम मिनिस्टर का कैसा फैसला है, इस पर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। एक लिहाज से तो डायलॉग बेहतरीन हल है किसी भी चीज़ का, लेकिन दूसरी जानिब जो कौमी मुजरिम है क्या उनके साथ डायलॉग करना ठीक है या नहीं, इस सारे मामले पे बात हो सकती है, लंबी डिस्कशन हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सरफराज बुगटी साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा हम इस बारे में और उस डेवलपमेंट के बारे में पूछते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। बुगटी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। वज़ीर आज़म का जो ये क़याम अमन के लिए बड़ा बयान सामने आया है, बहुत बड़ा बयान है, उन्होंने वाज़ेह किया और पहली दफ़ा शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह बराह रास्त कहा है कि बलूचिस्तान के जो नाराज़ रहनुमा हैं और अस्करियत पसंद हैं उनसे बात करने का सोच रहा हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सूबे में हुकूमत है, क्या वज़ीर आज़म के इस बयान को बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तर्जुमानी का आकाज समझा जाए? क्या ये वही रोड मैप है जो आपकी पार्टी ने दिया है, जिसको कल प्राइम मिनिस्टर ने जिसको एक्सप्रेस किया कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत का जवाब तो बलूचिस्तान हुकूमत देगा। मैं एज एन इंडिविजुअल और एज ए स्टेक होल्डर, मेरा ये ख्याल है कि जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है मिस्क्रेंट्स की, उनके साथ तो डायलॉग होना चाहिए और उस डायलॉग को वेलकम भी करना चाहिए। लेकिन जो उनकी लीडरशिप फॉरेन में बैठी हुई है और वहाँ पर रॉ के पैसों पे पल रही है, उनके साथ डायलॉग का मकसद मेरा ख्याल है कि स्टेट क्राफ्ट जो है उसको डैमेज करेगा। और तारीखी तौर पे पाकिस्तान ने जब बाहर बैठे हुए दहशतगर्दों को वापस बुलाया है तो उसका हमेशा नुकसान ही हुआ है। और अगर ऐसे देखा जाए तो फजलुल्लाह के साथ भी मुज़ाकरात कर लेने चाहिए या बाकी जो टीटीपी की लीडरशिप बाहर बैठी है उनके साथ भी मुज़ाकरात करके उनको भी वापस लाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हाँ, जो सेकंड ईयर लीडरशिप है जो यहाँ बलूचिस्तान में मौजूद है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम। क्योंकि आप बलूचिस्तान का वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, अगर जिस तरह से कल वज़ीर आज़म ने डायलॉग की बात की है तो किन रहनुमाओं, नाराज़ रहनुमाओं की बात करें या अस्करियत पसंदों की बात करें, उनसे बातचीत की जा सकती है? देखिए, जितने भी लोग हैं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेकेंड ईयर लीडरशिप, चाहे वो BLA की है, चाहे BRA की है, चाहे UBA की है, चाहे BLF की है, ये तमाम वो तंजीमें हैं जिनके सरबराहान जो हैं वो यूरोप में या फिर दुबई में और फिर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए हैं। उनके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सेकेंड ईयर लीडरशिप, जो फुट कमांडर है उनका, जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। ये बात काफी हद तक दुरुस्त है कि फिर क्या सभी को माफ किया जा सकता है, सभी के जराइम माफ किए जा सकते हैं, ये इसलिए मैंने कहा कि इस पर डिबेट हो सकती है। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 18वीं तरमीम के ऊपर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इनफैक्ट कुछ मुझे उनकी तकरीर से तो पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से भी उसकी खामियों या उसकी कमज़ोरियों के भी ऊपर भी बात करते नजर आए और यहाँ पे 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि इससे मसाइल बढ़े हैं। क्या आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम पर वज़ीर आज़म के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, वो दुरुस्त हैं बुगटी साहब? तो देखिए, बात इतनी है कि आईनी तौर पे जो भी इस तरह की चीज़ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस पर डिबेट करना कोई हर्ज नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पॉजिटिव है। मुमकिन है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो नेगेटिव हों, उन पर डिबेट की जाए, उन पर एक दफ़ा फिर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, उस पर फिर एक दफ़ा डायलॉग की ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में ये जो एक हमारे आइन की शिकों पे अमेंडमेंट करना कोई ना अनहोनी बात है, ना इससे पहले अनहोनी रही, मैं आज रही। देखे ना, 19th अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर 18th के बजाय उस पर अगर गौर हौस किया जाए तो उसको। अच्छा, वफाक की जो ओवरऑल जो खित्ते की महरूमियाँ हैं और दीगर मसाइल उनको दूर करने के लिए हम बात करें तो जनूबी बलूचिस्तान के लिए 730 अरब के तारीखी पैकेज का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, और इस पैकेज में ओवरऑल बात की जाए तो पानी, बिजली और मवासलात समेत 200 स्कीमें शामिल हैं। आपको लगता है जिस पैकेज का ऐलान किया गया है ये खित्ते की महरूमियाँ दूर करने के लिए काफ़ी होगा? देखिए, काफ़ी होना तो मुनासिब अल्फाज नहीं है, बिकॉज जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वो पैरेलल रही नहीं है जी। और इस वजह से जो बलूचिस्तान है, चाहे वो साउथ बलूचिस्तान है, चाहे वो नॉर्थ में है, चाहे ईस्ट है, चाहे वेस्ट है,
बलूचिस्तान सारा महरूम है और बलूचिस्तान में जो अंडर डेवलपमेंट है वो मुमकिन है इस तरह के फंड से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ज़रूर बहुत प्राइम मिनिस्टर का पॉजिटिव स्टेप है और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे मसाइल हल होंगे और उन इलाकों में बेहतरी आएगी जिन इलाकों के लिए ये तरक्याती फंड है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम पैरेलल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो ये जो आज प्राइम मिनिस्टर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो यही की कि जो लीडर है वो बलूचिस्तान का सोचेगा और जिसने इलेक्शन का सोचना है वो फैसलाबाद डिवीजन का सोचेगा, वो लाहौर डिवीजन का सोचेगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसको इनकरेज करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरह के पैकेजेस पूरे बलूचिस्तान में देने चाहिए। ठीक है। अच्छा बुखरी साहब, साबिक हुकूमतों की हम अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े दावे किए गए। पहले वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही जब रईसानी साहब थे, फिर उसके बाद हुकूमतें चेंज, अब भी और माजी में भी बहुत बड़े बड़े दावे बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से होते रहे, लेकिन बलूचिस्तान मुसलसल नज़रअंदाज होता रहा। एक तो इसके नज़रअंदाज होने की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, और मैं तो इसके लिए ज्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, हमारा सबसे अहम सूबा है, इसके साथ ये ज्यादती क्यों की गई अब तक बलूचिस्तान के साथ? किसी के साथ नहीं किए। ये नेशन स्टेट की बिल्डिंग है और नेशन स्टेट की बिल्डिंग ऐसे ही होती है। जब आपके पास वसाइल होते हैं तो फिर आप अखराजात करते हैं। जब आप बेगर्स हों तो बेगर्स जो है वो पैरेलल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस तरह की है कि उसमें मुमकिन नहीं है कि पैरेलल डेवलपमेंट हो। अच्छी बात है, अभी अगर किसी ने स्टार्ट लिया है, इससे पहले भी हुक्मरानों ने, मुशर्रफ साहब ने पहला इनिशिएटिव लिया था गवादर पोर्ट का और फिर उन्होंने पहला मेगा प्रोजेक्ट बनाया। तो ऐसा नहीं है कि साबिक हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया और ये कुछ खास कर रहे हैं। ये है कि जरूर ये जो पैकेज है इसको वेलकम करना चाहिए और इस जो अंडर डेवलपमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल होगी और पूरे पाकिस्तान में पैरेलल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सही, ठीक है। आपके चूंकि आखिर में भी ज़रूर आपसे सजेशन भी चाहेंगे कि ओवरऑल बलूचिस्तान की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा और पहला कदम क्या होना चाहिए वफाक का? वफाक का इकदाम तो बाद में होगा, पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये इकदाम होना चाहिए कि करप्शन फ्री बलूचिस्तान होना चाहिए। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के तमाम मसाइल की जो जड़ है वो करप्शन है। हमारे यहाँ तमाम सिस्टम्स हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी इंतहाई करप्ट हो चुकी है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट हो चुकी है, हमारे लोग करप्ट हो चुके हैं। करप्शन जिस दिन बलूचिस्तान में ख़त्म होगी उस दिन ना बलूचिस्तान में कोई महरूमी होगी और ना बलूचिस्तान में कोई अंडर डेवलपमेंट होगी। बुनियादी तौर पे जो पैसा लगता है, आया वो ग्राउंड पे कितना लगता है, दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी इस पर फोकस करना चाहिए, ज़रूर डेवलपमेंट के फंड्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन ये है कि ग्राउंड में लग क्या रहा है, दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट। और करप्शन एंड करप्शन ये इसी को कंट्रोल कर ले तो बलूचिस्तान के मसाइल ये तो खैर हमने वो कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये मसला तो कौमी है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, उसके लिए एक ही हल है और वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जब की जाती है, मुल्जिमान पकड़े तो जाते हैं, सज़ा नहीं मिलती, उससे हमारा जुडिशल सिस्टम थोड़ा वीक है, ओबियसली काफ़ी वीक है, तो उस वजह से फिर अकाउंटेबिलिटी हो नहीं पाती है। खैर ब्रेक हमने लेनी है। आप बुखरी साहब को सुन रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से। कल अहम दिन था गवादर को लेकर, पाकिस्तान और खित्ते का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, बात करेंगे कुछ कोरोना वबा के हवाले से। तो चंद दिन हमने देखा केसेस में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से जो कह लें नरमी की गई थी बहुत सारी पाबंदियों में, चाहे वो शादी हॉल्स हों, इंडोर आउटडोर जो कह लें डाइनिंग हो, उस हवाले से, लेकिन शादियाँ हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें नरमी का ऐलान किया गया और फिर पब्लिक ने वही किया जो हमेशा वो करती है और वो फिर देख के परेशान हो गए कि अच्छा ये तो सब खुल गया और हमने बाहर जाना है, लेकिन एहतियात आप अभी नहीं कर रहे और फिर से केसेस बढ़े हैं। और कुछ दिन पहले हम बात करें, एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने भी खदशा जाहिर किया था कि 4th वेव जुलाई में आ सकती है और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोरोना की संगीन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अवाम को स्टिल कहा था कि आप SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन अवाम ने नहीं किया। अवाम ने तो खैर किया भी है शुरू में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एहतियाती की वजह से ही फैलता है। खैर दूसरी जानिब जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से हमने आज की ये गुफ्तगू प्लान की है वो है डेल्टा वेरिएंट, जो कि भारत से शुरू हुआ है और इसने दुनिया भर को खतरे में डाल दिया है। भारत वैसे ही सिक्योरिटी के लिए भी दुनिया की खतरा है और अब यहाँ पे बीमारी के लिहाज से भी खतरा है। कोरोना के अब तक जितने भी वेरिएंट्स की शिनाख्त हुई है, ये डेल्टा उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है। दिस इज एन इंडियन वायरस। ये वेरिएंट वक्त के साथ साथ म्यूटेट भी होता है और ये इंतहाई तेजी से फैलता है। अब तक इस खतरनाक वेरिएंट ने ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत 100 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, जिस पर WHO ने दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का खदशा भी जाहिर कर दिया है। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि VC हैं, उनसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी
ऑफ हेल्थ साइंसेज के, उनसे पूछते हैं एज सीनियर डॉक्टर वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी बात होती रही है और आप अपने तरीके से लोगों को खबरदार करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से निकले हम, जानी नुकसान हुआ लेकिन कम हुआ दुनिया की निस्बत। लेकिन अब ये डेल्टा, इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, इसके ऊपर जरा आप लोगों को आगाह कीजिएगा डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, दो आंसर हैं इसके, इस वायरस के। एक तो हम दुआई कर सकते हैं कि ये म्यूटेट नहीं करे और ज़्यादा लीथल नहीं हो और इसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है एक से लगने को दूसरे का वो इतना ना बढ़े। वो तो अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये आरएनए वायरस है और बहुत बड़े साइज़ की वायरस है। इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस जो हैं वो 39,000 हैं। अच्छा। यानी 39,000 हैं। तो ये 39,000 म्यूटेशंस आ सकती हैं इसमें। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बारे में तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ ये है जो हम कर सकते हैं कि एहतियात का दामन नहीं छोड़े। चाहे हम लीडर हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं। अब आपको पता है 19 जुलाई से यूके ने तमाम अपने जितने भी पाबंदियाँ थी वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है बोरिस जॉनसन ने कल। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें पॉलिटिकल माइलेज के लिए की जाती हैं कि जी हमने खोल दिया सारा कुछ, हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देख लीजिएगा कि यूके को भी दोबारा पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। देखें, इसकी ये वायरस जो है इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है दुनिया में कि नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। कि ये ग्लोबल फिनोमिनन है कि हमें पूरी दुनिया को सेव करना होगा और इस बीमारी को रुखसत करना होगा थ्रू इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो डॉक्टर साहब, डेल्टा में ऐसा, हम पूरी दुनिया, डेल्टा में ऐसा क्या है जो इसको ज्यादा मौलिक बना रहा है? मौलिक तो पहला वायरस भी था ना, इसमें ऐसा क्या है? देखें, मौलिक तो बना रहा है लेकिन ज्यादा ट्रांसमिशन पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है। अच्छा, जो लगाव का है वो 2 से 3 गुना एक से ज्यादा। B1617.2 ये म्यूटेशंस हैं, 1 दर्जन म्यूटेशंस या वेरिएशन है आरएनए में। और मोस्टली ये वेरिएशंस या म्यूटेशंस जो हैं ये स्पाइक प्रोटीन्स में आ रही हैं, जो इसके ऊपर कांटे लगे हैं जिसके ज़रिए ये जाके बॉडी में एंटर होके ACE2 रिसेप्टर हमारे ह्यूमन बॉडी में लंग्स में जाके अटैच होती है वायरस। तो उनकी एफिनिटी बढ़ रही है। और ये पहले B117 जो म्यूटेशन थी जिनको हम कह रहे थे 6 म्यूटेशन थी उसमें, जो यूके वेरिएंट था जो पाकिस्तान में इस वक्त भी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट वही है। उसके बाद जाहिर है भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है, तो इसलिए इसने म्यूटेट करते रहना है, ये वेरिएंट्स आते रहने हैं। हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इसको प्रिपेयर होना चाहिए एक बहुत लंबी बैटल के लिए। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर बीमारी साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने, जिस तरह NCOC ने पाबंदियां नरम की थी और हमने देखा कि कुछ अरसेस कम रहे, फिर 5 दिन के अंदर केसेस की शरह भी बढ़ी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी नरमी करने वाली, क्योंकि अब चूंकि ईद उल अज़हा भी आ रही है, दीगर मामला, शादी ब्याह का सिलसिला भी है, तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये हमने अर्ली तो नहीं कर दिया कि हमने नरमी कर दी और पब्लिक फिर एक तरफ जो कह लें बेहतियाती की तरफ आ गई? क्या ये टाइमली था डिसीजन या नहीं? देखिए, हमने ये तजर्बा बहुत दफ़ा कर लिया, 3-4 दफ़ा कर लिया और हमने ये देखा कि जब भी हमारी पब्लिक को थोड़ा सा रिस्पाइट दिया जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है, वो वायलेट हो जाता है सारा कुछ। अब देखें, हमने जब से फ़्लाइटें खोली GB की, गिलगित बिल्तिस्तान की, वहाँ पे कल पॉजिटिविटी रेट डबल डिजिट में जा चुका है। और ये बहुत ही अलार्मिंग है कि वहाँ जो भी अब गए ट्रैवलर्स, जो भी टूरिस्ट गए, ज़ाहिर है उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुरहजूम चीज़ जगह थी, मरी में इधर उधर, तो उसकी वजह से देखें जब वो वापस आएंगे अपने घरों को जाएंगे, कराची से गए या लाहौर से गए या बड़े शहरों से, तो ये लाहौर में वो ले आएंगे और फिर इसकी सर्ज होगी। मैं समझता हूँ कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रेगुलेटरी की, गवर्नमेंट की ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को देते हैं तो हमारी पब्लिक नहीं लेती। आपने बार बार ये तजर्बा किया और ये फिर कई जानें चली जाती हैं और फिर एक दफ़ा हमें ये जो रोलर कोस्टर है इसको नीचे की तरफ आना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें पाबंदियाँ बहुत ही डिलेड रिस्पॉन्स करनी चाहिए, चाहे उसमें क्रिटिसाइज हम होते हैं कि इन एक्शन, या हम कहते हैं कि जी इतने कम हो गए हैं, लेकिन जब भी आप ज़रा सी नरमी करते हैं, आप अपसर्ज देखते हैं केसेस की और बहुत सारी अमवात की भी देखते हैं, तो इंसानी जिंदगी, तो इससे हम ये समझे कि ये बेसिकली तीसरी लहर, चौथी लहर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे
हमारी पॉलिसी जब लूज होती है तो कोरोना बढ़ जाता है, उसको नई लहर का नाम दे देता है। एब्सोल्युटली ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलसुब ज्वाइन किया और अपनी माहिराना राय से और तशवीश से भी आगाह किया जो आपको मौजूद है। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि सिर्फ एहतियात की बात है, तो इसमें वाहिद हल इस वक्त एहतियात करने के अलावा और दुआ करने के अलावा वैक्सीनेशन है। और आप वैक्सीन लगवाएं, कोशिश करें कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया, जो भी टाइम है और जिस तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, आप लोग यही करें कि SOPs पे तो अमल दरामद करें, साथ साथ वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो नहीं रुकना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर्ली आबादी को वैक्सीनेटेड नहीं करते तब तक कोविड इज स्टिल है। और बिल्कुल, और वैक्सीन का जो कम से कम फायदा है वो ये है कि कोविड की सूरत में आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो अल्लाह महफूज रखे हम सबको। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ साइंस की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि इंसान के अंदर अगर कुछ करने की लगन हो, वी ऑल नो, तो वो हासिल कर लेता है जो हासिल करना चाहता है। एक ऐसे पाकिस्तानी से आज अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं जो क्लास 4 में थे, 4th ग्रेड में थे तो कनाडा शिफ्ट हुए, वहीं से अपनी तालीम हासिल करना शुरू की और अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं और कई पोस्टर ट्रैकिंग एप्लीकेशंस भी बना चुके हैं। और हाल ही में उन्होंने जो यूरेनस मून टाइटेनिया के नाम से एक ऐसा मजमून लिखा है जिसमें उनको नासा साइंटिस्ट फॉर अ डे नेशनल विनर हुए हैं वो 2021। और इसके साथ साथ ये एजाज़ इन्होंने अपने नाम तो किया है। हमारे साथ इस वक्त सारिम ज़िया मौजूद हैं। उन्होंने इस मजमून का इंतखाब क्यों किया, क्या उनके फ्यूचर प्लान है, इस हवाले से हम सारिम से बात करने वाले हैं। सारिम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। और हम अभी बात कर रहे थे आपके इस अवार्ड के हवाले से। सबसे पहले तो इस अवार्ड के हवाले से हमें बताइएगा ये है क्या और इसमें पार्टिसिपेट आपने किस तरह से किया? जी, फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। और ये नेशनल साइंटिस्ट ऑफ अ डे का अवार्ड था जो ऐसे लिखना था एक मून यूरेनस के ऊपर से और हम लोग एक्सप्लोर क्यों करें। तो मैंने पिक करा था टाइटेनिया जो एक मून है जहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं अर्थ से काफ़ी सिमिलर हैं। तो मैंने सोचा था कि अगर हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग लर्न कर सकते हैं कि क्या डिफर करता है, कि ये होते क्यों जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और ये डिफर कैसे करते हैं अर्थ से। ठीक है, आपकी जो स्टडी थी इसके अंदर क्या मुख्तलिफ था जिसने ज़्यादा इंस्पायर किया इस अवार्ड के लिए, जो ज्यूरी थी, जो डिसीजन मेकर्स थे? आई थिंक मैं जब ये लर्न करता जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, आई डोंट थिंक कि काफ़ी और लोगों ने ऐसे सोचा था कि कैसे ये डिफर कर सकते हैं अर्थ से। वो काफ़ी लोग जो होते हैं वो पहली चीज़ जो उनको नज़र आती है वो चूज़ करते हैं, बट आई थिंक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस काफ़ी अंदर की चीज़ है, तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कैसे डिफर करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपकी स्टडी की बात करें तो ये फ्यूचर में कैसे हेल्प आउट कर सकती है स्पेस साइंसेस को? जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हम लोग अर्थ पे देखते हैं ऑलरेडी, वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, अर्थक्वेक्स होती हैं। हम लोग अगर लर्न कर सकते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पे कैसे होती हैं, तो हम लोग अप्लाई भी कर सकते हैं कि हम लोग इनको कैसे अर्लियर प्रिडिक्ट करें, रोकने की भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सारिम, ये बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट, क्योंकि हम बात करते हैं आर्ट में आपको एक सब्जेक्ट में या एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है, स्पेस साइंसेज में आपको इंटरेस्ट था, और फिर जब आपने अपने इस इंटरेस्ट को परसू किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस मिले या आपने किन चीज़ों पर रिसर्च शुरू की, ये ज़रूर बताइएगा। आई थिंक स्पेस के बारे में एक सबसे अच्छी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है कि इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, कि इतना कुछ लर्न करने को है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, कि इतना बड़ा है कि एक जगह ढूंढने के लिए कि आप किधर स्टार्ट करें वो सबसे मुश्किल होता है। तो मैं जब क्लास में लर्न कर रहा था जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, आई थिंक मुझे हेल्प करा कि उधर शुरू करने के लिए, तो दैट्स व्हाई मैंने उससे शुरू करा। तो ये जो आप जियोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं और इसमें आप कह रहे हैं कि इन फ्यूचर में भी हम इसको पढ़ें तो हम अर्थक्वेक्स वगैरह जो हैं या दीगर जो चेंजेस बड़ी हैं उसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, इसका लिंक क्या है जो स्टडी आपकी है व्हेन वी टॉक अबाउट टाइटेनिया? और उसके साथ साथ ये है कि क्या इसके ऊपर पहले भी काम हुआ है, और अगर हुआ है तो ये कब तक हम कहेंगे कुछ सिग्निफिकेंट हमारे पास ऐसे प्रूफ्स आ जाएं या स्टडीज आ जाएं जिससे हम वाकई इन प्रैक्टिकल हेल्प ले सकें इससे आने वाली चेंजेस के बारे में? अभी जो टाइटेनिया है उसका सिर्फ एक हाफ हमने स्टडी करा हुआ है और वो भी बहुत पहले। तो उसकी जो हमने पहले करी थी, हमने जियोलॉजिकल फीचर्स पे कभी फोकस ही नहीं करा, तो बहुत अभी हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो दैट्स पे मैंने कहा था कि दूसरे हाफ ऑफ टाइटेनिया को भी हम लोग स्टडी करते हैं कि उधर क्या डिफरेंसेस मिलें, और ऑल टुगेदर हमारी फ्यूचर टेक जो है इतनी एडवांस्ड हो गई है कि उसको यूज़ करके हम लोग एक जल्दी से डाटा ला सकते हैं जो हमको हेल्प करें।
तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करें, बहुत सारे बच्चों को टाइटेनिया के बारे में नहीं पता, यूरेनस के बारे में नहीं पता, जियोलॉजिकल चेंजेस की टर्म हम यूज़ करें तो वो भी तब्दीलियों का लोगों को नहीं पता। मैं चाहता हूँ अगर आप आसान अल्फाज में लोगों को बताएं जो आपने पढ़ा है, जो हमारे देखने वाले हैं, खासतौर पर यूरेनस स्टडीज़, इसकी टाइटेनिया स्टडीज़ के हवाले से, जिसमें आपने कहा कि हमने इसका एक पोर्शन पढ़ा है, एक हिस्सा पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताइए ये क्या है। जी, तो जैसे ही अर्थ पे अर्थक्वेक्स होती हैं, वही टाइटेनिया पे भी होती हैं। अर्थक्वेक्स होती हैं, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, अच्छा। और वो सारे एक चीज होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, उनसे फॉर्म होती हैं, उनके मूवमेंट से। ठीक है। तो अर्थ पे भी वो होता है और उधर टाइटेनिया पे भी होता है। तो मेरी स्टडी कह रही है कि हम लोग देखें ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स कैसे होती हैं, अर्थ पे कैसे होती हैं और टाइटेनिया पे कैसे होती हैं, और फिर ये जो मूवमेंट्स होती हैं कि हम लोग इनको डिफर करके कैसे देख सकते हैं कि इनका डिफरल हमको हेल्प कैसे कर सकता है। आपको लगता है कि ये सिमिलैरिटी है इनमें, आपने पढ़ा है इसको, आपको लगता है जो चांद के ऊपर और जो ज़मीन के ऊपर ये बड़ी तब्दीलियां हैं, आपको लगता है कि इनमें सिमिलैरिटी है? अगर है तो वो क्या है? आई थिंक अभी तो जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है वो वेरी बेसिक है कि प्रेडिक्ट करने के लिए, मगर जो मैंने पढ़ा था कि टाइटेनिया के जो कोर है वो फ्रोजन वाटर से बनी हुई है। सही। ये अर्थ से काफी डिफरेंट है। जो अर्थ की कोर है वो मोल्टन लावा ऐसी चीजों से बनी हुई है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई सिमिलर प्रोसेसेस होंगे, मगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो हमको हेल्प कर सकता है। कुछ ना कुछ हेल्प कर जबरदस्त, सकता है। ठीक। अच्छा सारिफ, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि आप इस वक्त कनाडा में हो, वहाँ पर आपने इस तरह की स्पेस साइंसेस के हवाले से आप स्टडी भी कर रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो, अब चूँकि आपने अवार्ड भी अपने नाम किया है। हम पाकिस्तान की अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बच्चों का या यंगस्टर्स का स्पेस साइंसेस की तरफ से जो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या आपका कोई फ्यूचर में प्लान हो आप पाकिस्तान आओ और इस तरह की स्टडी बेस जो है उस पर आप वर्किंग करो? आई थिंक जो अभी फंडिंग है पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी जो उधर है, इनफ नहीं है कि लोग उसकी तरफ जाएं, बच्चे उसकी तरफ जाएं फ्यूचर करियर की तरफ तौर पे। तो आई थिंक अगर हमने उसको फंडिंग को इंक्रीज करा तो बच्चे भी देखेंगे कि हम पाकिस्तान ऐसी एडवांस लीप्स कर रहे हैं, नासा जैसे करता है, वो मून पे जा रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर पाकिस्तान भी ऐसे स्टेप्स लेगा तो आई थिंक फ्यूचर में बच्चों को भी चाहेगा कि वो ड्रीम करें कि वो भी मून पे जाएं और ऐसी स्टडीज। मुझे एक चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि आप जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारी तरह इतने फ्री नहीं होते कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते रहें या अपना टाइम उधर ज़्यादा लगाएं, और रिसर्च के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं है इंटरनेट के ऊपर जिस पे आपसे इंटरेक्शन उस तरीके से किया जा सके। तो मैं आपको मशवरा भी दूंगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि चाहे यूट्यूब हो या कोई ऐसी ऑनलाइन मीडियम हो जिससे आप ये अपनी स्टडीज़ पाकिस्तानी बच्चों तक या दीगर लोगों तक शेयर कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने काम बड़ा ज़बरदस्त किया और उम्मीद करते हैं अभी आप बहुत यंग हैं, बहुत आगे भी जाएंगे। सारे वक्त में हमारे पास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो हमारे साथ आप मौजूद थे, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नई अचीवमेंट्स पे दोबारा से हम कोशिश आपसे दोबारा। सारिम ज़ा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बात भी की। नासा साइंटिस्ट फॉर अ डे नेशनल विनर है 2021 और आज हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब एक अफसोसनाक खबर मसूद अशर साहब के हवाले से, जो कि मारूफ फिक्शन निगार थे, साफ़ी और कॉलम निगार थे। उर्दू अदब के अंदर बहुत बड़ा मकाम उन्होंने पाया अपनी तहरीरों के ज़रिए। कल 90 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए और लाहौर में ही उनकी तदफीन कर दी गई। अगर मसूद अशर साहब के हवाले से बात करें तो पूरी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर जो हम अगर कहें कि उनकी जो खिदमात हैं वो कई दिहाइयों के ऊपर मुहित हैं उर्दू अदब के लिए, और फिक्शन निगारी के अंदर बड़ा मुनफरिद मकाम लिया। उनकी जितनी भी तहरीर हैं उनको बड़ी इनफरादियत हासिल है। जब जो उर्दू अदब के पढ़ने वाले हैं या उर्दू अदब के लिखने वाले हैं वो भी उसे बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। सो एक बहुत बड़ा असासा थे उर्दू अदब का। 15 में मसूद अशर साहब को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। कल अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनके हवाले से हमने आपको बताया, और अभी हम हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। तो देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगियों से क्या ताल्लुक़ है। हम स्पेस साइंस पे भी बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक में एक और नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि आम आदमी की मईशत के हवाले से है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से एक आम फ़र्द जो है वो उसकी माशी फ़ायदा कैसे उठा सकता है। साइंस एंड टेक के इस सिलसिले में जो मेरा हदफ है वो दो हैं। एक तो वो बच्चे हैं जो कि साइंस को कोई बोर सा सब्जेक्ट समझते हैं, और दूसरा आम फ़र्द है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से, इवन ज़राअत है, ये मुख्तलिफ पेशे हैं, उनमें किस तरीके से वो फ़ायदा उठा सकता है। मेरे साथ हैं इब्न फ़ाज़िल, जिनकी सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त किस्म की फॉलोइंग है और बहुत ही कमाल साइंसी जहन पाया।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो हमारा मौजू है वो बेसिकली तो पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल आपको मालूम होगा कि जो टेक्स्ट बुक्स में ये सबसे मुश्किल तरीन चीज़ समझी जाती थी, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे खूबसूरत और अफसानवी सी चीज़ है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। और इब्न फाजिल साहब से जो हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला है वो इस तनाजुर में है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इसके बारे में वो आपको बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे किस तरह पाकिस्तान में मुयस्सर है या पाया है या पाया जा सकता है, और उससे क्या मुआशी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो पीरियोडिक टेबल पे बात करते हैं इब्न फाजिल साहब से, और ये एक पूरा सिलसिला होगा एक्सप्रेसो का। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो फेसबुक पेज आ रहा है इसको ज़रूर लाइक कर लें, ताकि ये पूरा एक सिलसिला जो है, अगर आपने हाइड्रोजन के हवाले से देखना है या हीलियम के हवाले से देखना है या कोई भी चीज़ देखनी है तो आप, ताकि वो मिस ना करें। सबसे पहले हम इस जो सेगमेंट है, ये पहली जो किस्त है हमारी इस मौजू के हवाले से, उसमें हम सिर्फ अगर इस पर रहें तो मेरा ख्याल है कि गो कि आप तो कहेंगे कि 100 किस्तें जो हैं इस पर रहें तो पूरा जहान है जी, पूरा जहान आबाद है इसमें। बुनियादी तौर पे बात यह है सर कि चूँकि ये कायनात जो है ये अल्लाह करीम ने बनाई है, और अल्लाह करीम की जो डेफिनेशन मेरे नज़दीक है वो है अनलिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है। तो इस पे जिस भी फील्ड में हम बात करेंगे हमारे पास लामुतनाही इल्म का सिलसिला है। ये जो कायनात है ये सारी एलिमेंट्स से मिलकर बनी, जैसे हम जानते हैं, जिसको हम अनासर कहते हैं। और जो कुदरत ने हमें अनासर दिए हैं उनकी तादाद 92 है। ठीक है। और कुछ अनासर इंसानों ने अपनी मेहनत से बनाए हैं। तो इस वक्त पीरियोडिक टेबल पे जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी 118 की तादाद है। जो इंसानों ने बनाए हैं वो ये वाले हैं नीचे वाले? हाँ जी जी जी। 92 के बाद जो 92 जो लास्ट एलिमेंट है यूरेनियम, उसके बाद जितने भी हैं वो मैन मेड हैं सारे। वो हमने लैब में रिसर्च करके मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बनाए हैं, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके भी इस्तेमालात हैं। लेकिन जो अल्लाह करीम ने इस यूनिवर्स को बनाया, और इस यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं या ह्यूमन इंटरेक्शन में आती हैं वो ये इन सारी एलिमेंट से बनी हुई हैं। और इनका जो तवाज़न और जो हुस्न है, जितनी गहराई और तफसील से आप उसको देखते जाएं उतना ही आपको अल्लाह करीम के सदके जाने को दिल करता है कि इस कदर कायनात की ज़ुबान कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल। हाँ, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। ये उसका कोड कह लें। अच्छा, कि जिस तरह हमारे जीन्स होते हैं, तो ये जो यूनिवर्स है उसकी ये जीनोम है, ये जीन है, ये बेसिक है, जिसको इंसानों ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से इसको डिकोड किया, और हमने ये समझा कि ये एलिमेंट इसमें है और ये सारी कायनात इससे वजूद में आई। ठीक है। अच्छा, ये हम ये भी कह सकते हैं, मतलब मैं अपने तौर पे ही कहता हूँ कि अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे तन्हाई हो, जहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ, बोरियत हो, तो उसका एक हाल तो ये हो सकता है कि एक बहुत अच्छा दुनिया का बेहतरीन नावल मेरे साथ हो। लेकिन मैं साथ ये भी कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल हो तो मैं बोर नहीं हो सकता। मतलब इसमें इतनी गहराई और गिराई है और क्या खूबसूरतियाँ हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता हूँ कि अगर इसका कोई एक एलिमेंट ले लें, अच्छा, और उसकी एलिमेंट की आप डिटेल में उसको समझने लग जाए, उसका इस्तेमाल, उसकी एप्लीकेशन, उसका बनाने का तरीका, उसके रिएक्शन, तो ये शायद एक तन्हाई क्या है, ये पूरी लाइफ कम है उसकी। वाह वाह। और जितना वो कंपाउंड्स बनाता है, जिस तरह वो आगे उसकी एप्लीकेशन है, और इस कायनात के लिए हर एलिमेंट की इम्पोर्टेंस और उसका जो तवाज़न है, जो तालमेल, जो परसेंटेज है, वो इंतहाई अहम और इंतहाई डेलिकेट। जनरली अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये जो लाइंस हैं इनको पीरियड्स, और ये जो हैं ये ग्रुप्स हैं जी, बिल्कुल। और यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से हैं, और एटॉमिक नंबर मीन कि जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से इनकी बहुत खूबसूरत। एक और चीज़ फाजिल साहब जो मुझे इसके हवाले से बड़ी खूबसूरत लगती है वो ये कि जो दिमित्री मेंडेलीव या मेंडेलीव मुख्तलिफ तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं, जिन्होंने इसके स्टार्ट किया था, जिन्होंने रशियन नेम्स आपको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। अच्छा, ये दिमित्री थे, इनकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि ये ताश के बड़े शौकीन थे। सही। और अगर ये ताश के शौकीन ना होते तो शायद ये, क्योंकि इन्होंने जो बेसिकली ये तमाम तरतीब और तवाज़न थी वहाँ से कार्ड्स पे लिखते थे, और कार्ड्स पे वो करके तो कमाल होता है। तो इस पे हम क्या आप थोड़ा सा नाज़रीन को बता दीजिए कि इस पे हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को किस तरह ज़ेर बहस लाएंगे अपनी आने वाली सेगमेंट्स में, किस्तों में? जी, इस तरह है कि हम स्टार्ट से शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके अंदर इसकी क्या अहमियत है, किन किन चीज़ों के अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है, और कौन सी चीज़ें इसके बगैर नामुकम्मल हैं, यानी हमारी लाइफ ही कंप्लीट नहीं होती इसके बाद। बाकी सारी एलिमेंट्स भी हम इसी तरतीब से देखेंगे, हाइड्रोजन से लिथियम ऑनवर्ड
सारे हम एक एक एलिमेंट, और इनके बाद इनसे जो अहम चीज़ें बनती हैं वो फिर उसका बनाने का तरीका, फिर उसकी एप्लीकेशन जो हमारी लाइफ में है, फिर इकॉनमी जैसे आपने डिस्कस किया, तो उन पे हम थोड़ी थोड़ी बात सब पे कर लेंगे। ज़बरदस्त। और इस पे हम बल्कि हम इस सेगमेंट को इस तरह करेंगे कि उसकी अगर कोई फिलोसॉफिकल या उसकी खूबसूरती जो पीरियोडिक टेबल, यानी मेरी जो मरकज़ निगाह होंगे या मेरा जो वो बच्चे होंगे, ठीक है, और आप जो हैं वो एक आम फर्द की मुइशत के हवाले से हाइड्रोजन को बताएंगे। मैं ज़रा बच्चों को थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई हाइड्रोजन इतनी खूबसूरत चीज़ है ऐसे। और कैसे ये और ये अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो हम उसको अगर रिलेट करें अपनी रोज़मर्रा लाइफ से, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये जो 92 एलिमेंट या 118 एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर आप इसको कंपैरिजन करें जो हमारी ज़बान है उसके हरूफ तहजीक की अगर हम बात करें तो उर्दू में जैसे 35 हरूफ तहजीक, और सदियों से इंसानों की कम्युनिकेशन, इंसानों की बातें इन 35 हरूफ पे मुश्तमिल है। हमारे सारे कलाम, सारी शायरी, सारा फ़लसफ़ा, तमाम चीज़ें इन 35 हरूफ पे सिर्फ हैं, और अभी और आने वाले कई सालों में, कई सदियों में हमने इन्हीं 35 लफ्ज़ों से सारा इल्म ट्रांसफ़र करना है। दुनिया जहान के जितने नावल लिखे गए हैं, अदब जो कुछ भी है वो इन्हीं पे 35 पे मुश्तमिल है। ठीक, इसी को आप यहाँ अप्लाई कर लें। अगर वो 35 है तो ये 92 है, यानी 35 अगर लाखों किताबें लिखी गई हैं तो इनका क्या इफेक्ट होगा, इनकी जो कायनात है उसके ऊपर क्या होगी। और मुझे लगता है फाज़िल साहब कि ये जो मैंने कहा ना कि इसकी फिलोसॉफिकल या उस तरह की जो डायमेंशन है वो मैं उसको कर लूँगा इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल वो भी आप ही ले क्योंकि कितनी खूबसूरती से आपने ये बयान किया है। साइंस एंड टेक के इस सिलसिले को ज़रूर देखते रहिएगा। एक्सप्रेसो का जो पेज है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और उसको फॉलो करने की वजह ये है, उसको लाइक करने की वजह ये है ताकि आपसे कोई मिस ना हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और तमाम एलिमेंट्स का मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों में बहुत सारा मुआशी हवाले से उसको फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें से ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, एक ही जगह पर आपको ये तमाम कंटेंट जो है वो मिलता रहे, तो एक्सप्रेसो का जो पेज है उसको फॉलो और लाइक कीजिए, और साइंस एंड टेक जो है उसको देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में जिसमें हिना नियाज़ी हमें दो मियाँ बीवी जो बाइक पर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं उनसे मुलाकात करवा रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा पाकिस्तान खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखता। सरसब्ज़ो शादाब मैदान, किस्सों से भरे सहरा, बुलंदो बाला पहाड़, सफ़ेद चादर में ढकी ऊंची चोटियाँ और तारीखी और राख में लिपटी कदीम इमारतों की वजह से पाकिस्तान एक अलग हैसियत रखता है। आज मैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में आपकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल पर पूरे पाकिस्तान की सैर की है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और इस वक्त मैं अब्दुल रहमान पलवा और आयशा रहमान पलवा के साथ मौजूद हूं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान किस तरह से डिस्कवर किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को डिस्कवर करने का ख्याल कैसे आया? बचपन से भी मेरी तो ट्रैवलिंग थोड़ी बहुत रही, फैमिली के साथ हम करते रहे ट्रैवलिंग। और पहले मुझे लगता था जब तस्वीरें देखते थे कि लोग मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो मुझे लगता था शायद वे पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कोशिश की और उसके बाद से अब तक जारी है। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो आप जहां आप गए और आपने उसको जाके एक्सप्लोर किया? सबसे पहली जगह कौन सी जगह आप गए? पहले तो एक तरह से टेस्टिंग राइड्स सी थी, पंजाब के अंदर या सिंध तक चले गए जो एरियाज मालूम थे। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हमने इकट्ठे सफ़र किया, फिर बलूचिस्तान के एक कुछ एरियाज थे, KPK के एरियाज थे। तो स्टार्ट हमने बड़े बेसिक से किया था, सिंध, पंजाब, और फिर हमने जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं वो स्टार्ट किए थे। अच्छा, तो आपने शुरू जो किया वो साइकिल से किया आई गेस। तो साइकिल चला के ये आइडिया, ये साइकिल वाला कहाँ से आया? खुद ही सोचा कि साइकिल से ही स्टार्ट करें? व्हाई नॉट कार, व्हाई नॉट बाइक? इनिशियली यू स्टार्टेड ऑफ विद बाइसिकल, व्हाई? साइकिल का ख्याल इस तरह से आया कि नेचर की स्पीड से सफ़र करने का ख्याल आया कि
वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मेरे जहन में आया और उसमें मैंने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उधर काफ़ी कॉन्सेप्ट है साइकिलिंग पे टूर्स करने का, तो वो एक इस तरह का इरादा था और वो जर्नी भी काफ़ी लंबी थी 6 महीने की। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट बाइक से ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी उस टाइम साइकिल पे थी। आपकी वाइफ भी आपके साथ होती है माशाल्लाह, तो कब से ये आपके साथ ट्रैवल करी है? शादी के बाद आपने इनको भी कन्विंस किया? और इनिशियली आप मुझे आयशा ये बताओ कि आपको क्या इश्यूज थे? क्या आप रिलक्टेंट थी या आप भी हैप्पी थी कि नहीं मैं भी साथ ही जाऊंगी? वो एडवेंचरस नेचर आपकी भी है। एक्चुअली मैंने ही इनको कहा था कि शादी के बाद जब हम अपना हनीमून का प्लान कर रहे थे तो मैंने कहा कि हम जैसे आप चाहते हैं तो मैं भी वैसे ही चलती हूँ आपके साथ। ये कितनी माशाल्लाह आपकी अच्छी बीवी है, वरना बीवियों की डिमांड से नहीं खत्म होती। और फिर बाइक के आइडिया पे खवातीन का ज्यादातर होता है कि यार कैसे जाएंगे, तो कैसे अब मैनेज किया? अगर हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं फिर तो हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती ना कि सामान ज़्यादा रख सकें। तो मेरे पास बहुत कम सामान, ये मेकअप का तो ना होने के बराबर। और शायद इसकी वजह शायद ये भी कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, पसंद भी नहीं था। हाँ। तो शायद पसंद तो है, करना नहीं आता। तो मैं इतना ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों का तो मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वो सामान रखना है। और हमारे पास क्योंकि हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं हमारे पास किट होती है ना, फिर बाइक की किट, तो उसके अलावा हमारे पास 1 या 2 सूट जो हम ज़्यादा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रखते ही नहीं हैं। तो जितना कम सामान उतना सफ़र आसान। उसमें दूसरी एक चीज़ हमने देखी है पिछले कुछ अरसे से, लाहौर के अंदर ही आप देखें बहुत सी खवातीन हमें मोटर बाइक्स पे नजर आती हैं। फिर हमने देखा है कि लॉन्ग टूर्स भी अब करना शुरू किए, तो वो एक सोसाइटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस भी है। और आप यहाँ से दूर एरियाज में मिसाल के तौर पे गिलगित जाएं या केपी के जाएं तो वो बड़ा उसको अप्रिशिएट भी आप लोग करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग साइकिल पे कौन-कौन से इलाके अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं? साइकिल पे तो मैं अकेला था, वो एक रिकॉर्ड की अटेम्प्ट थी और वो 2017-18 में मैंने अटेम्प्ट की थी, जिसमें मैंने 21,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो और उसके अंदर वो लाहौर से स्टार्ट हुआ था, फिर पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस में वो जर्नी थी। और उसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी बलूचिस्तान की थी, गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ की थी, बाकी सिंध पंजाब में ये मार्जिन मिल जाता है कि यहाँ पे आबादियाँ काफ़ी थोड़े फासले पे हैं, तो वो आप डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा कवर कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें थी, कौन सा परसेप्शन था जो आपका चेंज हुआ वाइल ट्रैवलिंग, और वहाँ के लोगों को कैसा पाया? जहाँ जहाँ ट्रैवल किया सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी किन लोगों में थी? आप देखें सिंध और बलूचिस्तान में आप अगर किसी को जानते भी नहीं है, अमूमन तो वो पूरे पाकिस्तान में इस तरह है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के मेहमान हैं और आपके सामने मेज़ पे दस्तरखान के ऊपर 5 से 6 खाने ना मौजूद हों। अच्छा। फिर सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हमने देखी हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमें नज़र आती हैं कि एक जर्नलिस्ट ने ही रिसर्च की कि बलूचिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में ज़्यादा लोग दहशतगर्दी से मरे हैं या एक्सीडेंट से, तो पता चला एक्सीडेंट से उनकी डेथ्स हुई हैं। बाइक पे जब आपने सफ़र किया, मोटरसाइकिल पे सफ़र करना आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात भी आई होंगी। मुश्किलात वो वक्ती तौर पे तो मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में उसको काफ़ी आप चेरिश करते हो, मेमोरीज बन जाती हैं। मेमोरीज ऐसी बन जाती हैं। काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक्स भी हमने किए, तो उसमें आपको पत्थरों के ऊपर भी सोना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे। अच्छा, पत्थरों पे भी सोए हैं? हाँ जी, लेकिन वो उसको मैंने एंजॉय इस सेंस में किया। उधर हम एक वाटरफॉल देखने के लिए गए और वो मंजर इतना खूबसूरत था कि जब रात हुई आपके इधर चांद बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं और उसकी रोशनी पूरा वो नीचे उसको रोशन कर रही है, सामने आपके पहाड़ है, नीचे पानी बह रहा है, तो वो बंदा फिर कहता है कि वो भी वंस इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस होता है वो। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो एक जगह पे हमें इस तरह से, मैं अकेला था और उधर के लोकल्स थे, तो बाइक की क्लच प्लेटें जो हैं वो ख़राब हुई। फिर वो 10-15 किलोमीटर पैदल बाइक लेके, और बिल्कुल स्टीप चढ़ाई थी, लेकिन वो उस टाइम तो हमें काफ़ी वो सख्त लगा, और लेकिन बाद में हमने उसको फिर एंजॉय भी किया। अब्दुल राफे जब बड़ा होगा तो अक्सर आप उसको एक किस्से सुनाएंगे कि किस तरह आप ट्रैवल करते थे। और बच्चे के साथ भी मैं जानना चाहूँगी, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, कैसे मैनेज किया? गर्मी, सर्दी, धूप, आंधी, बारिश, बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसमें थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत भी हो गई थी। हमने नवंबर में खुंजराब पास हम गए, हम तीनों थे मोटरसाइकिल पे हम गए। इतनी ठंड में? और माइनस अक्टूबर एंड था और -10 तो था जब हम टॉप पे गए। यार बच्चे का तो उस
उसमें थोड़ा सा हुआ था, लेकिन वो उधर जाके हमने कुछ मजीद कपड़े इसके लिए अरेंज किए थे। तो वो कभी इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको उस पर स्टैंड करना चाहिए। जब आप लोग ट्रैवल करते थे तो खाना क्या कहीं रुक के आप बनाती थी प्रॉपर, या नहीं स्नैक्स या मंचिंग के लिए क्या होता था आप लोगों के पास? हम लोग जब घर से निकलते हैं तो या तो हम अपने लिए कुछ खाने पीने का थोड़ा सा हल्का फुल्का, सिर्फ वो भी एक टाइम का। क्या बना के मोस्टली? जैसे कोई बर्गर ले गए, सैंडविच ले गए। तो रास्ते में फिर खराब नहीं होता? नहीं, हमने उसको थोड़ी ही देर बाद खा लेने, और हमने, लेकिन ये था क्योंकि हम बाइक पे होते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हम रुक जाते थे, क्योंकि छोटा सा तो हमने थोड़ा इसको भी फीड कराना और सारे मामला। तो हम थोड़ी देर बाद रुक के चाय पी ली या कोई ढाबा देख लिया, उधर थोड़ी देर के लिए बैठ के, लेकिन हम वहाँ बनाते नहीं हैं। कौन सा सूबा, कौन सा ऐसा इलाका है जो आप दोनों का फेवरेट है, जहाँ बाकी दिल आ गया हो कि यार ये खूबसूरत जगह है? उसमें मेरी ज़ाती तौर पे ज़्यादा ट्रैवलिंग तो बलूचिस्तान में, और उधर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आपको वो मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम गंदावा डिस्ट्रिक्ट, झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट में गए गंदावा में, और वहाँ पे पीर छतल शाह नूरानी का हमने उधर श्राइन थी, और उसके वो उधर चल रहे थे चश्मे। उधर मछलियाँ ऐसे बिल्कुल हम जाके खड़े होते थे और वो मछलियाँ 6-6 इंच की भी थी, और वो आके ऐसे बिल्कुल सामने आ जाती थी। अच्छा, तो वो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट था, और पानी बिल्कुल ऐसा उसका ब्लीच पानी था, तो वो हमारे लिए डिफरेंट था। शायद इस वजह से भी कि हमारे लिए नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते रहते हैं, तो हम जब एक ऐसी जगह पे जाएं जिधर ब्यूटी का जो मेयार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आयशा, मैं आपसे ही पूछूंगी, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद आता है ट्रैवल करते हुए, कुछ फनी बात हुई हो, कुछ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया हो जो अभी तक भूलता नहीं है? हम लोग, मुझे याद है, गुजरांवाला साइड से आ रहे थे, ये बहुत रो रहा था, इसको कुछ चाहिए था उस टाइम, क्योंकि हम गुजर रहे थे तो आसपास कुछ चीजें होती थी, इसको कुछ चाहिए था उसमें से। करते हैं ना बच्चों को ऐसी अक्सर। तो अब हम इसको जरा रोक रहे थे कि अभी ठहर जाओ, अभी थोड़ा आगे जाके हम रुकते हैं, थोड़ा आगे। अब इसने इतना रोना शुरू कर दिया कि हम मजबूर हो गए, हम एक जगह रुके। अब हम लोगों ने दोनों ने हेलमेट भी पहने होते हैं, तो मेरा भी चेहरा जो होता है वो कवर ही होता है, और ये हमने इसको ना फुटपाथ पे, हम लोग तो मतलब खेतों में भी बैठ के खाना खा लेते थे, जिस तरह के होते, तो हमने इसको फुटपाथ पे ही हमने ये वहाँ बैठ के ना खेलने लग गया। अब हम इसको कहें कि चलो चलें, तो ये कहें नहीं अभी और। अब हम इसको जब कहें ना कि चलो चलो, और हमारे दोनों के हुलिये भी कुछ इस तरह के, तो लोगों को लगे कि पता नहीं ये कौन है, पता नहीं किडनैप कर रहे हैं या क्या चक्कर है ये। उधर हमसे रुक के लोगों ने पूछा कि शायद, फिर जब इन्होंने हेलमेट उतारी तो उन्हें यकीन है कि उन्होंने, मुझे याद है एक साहब मेरे पास से गुजरे, और उन्होंने काफी देर वो पीछे खड़े देखते रहे कि हम इस बच्चे को क्यों कह रहे हैं कि चलो चलो, और वो नहीं जा रहा। तो उन्होंने मेरे पास आके कहा ये बच्चा आपका है, तो फिर मैंने हेलमेट उतारा, मैं कहा ये मेरा ही है। तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। सियाहत के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले में एटलीस्ट टूरिज्म सेक्टर में ये कुछ बेहतरी करने के लिए चाह रही है। मैं नंदना फोर्ट की आपको एग्जांपल देता हूँ। उधर बाहर के एक ट्रैवलर आया, उसने एक आर्टिकल लिख दिया कि जब मैं वहाँ पे गुजरा तो वहाँ पे मुझे कोई सहूलियात नज़र नहीं आई। वो आर्टिकल जब छपा तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो उधर गए, और उन्होंने फिर कहा कि अगर हम इस जगह को डेवलप करेंगे तो इंटरनेशनली हमारा जो इमेज है वो थोड़ा बेहतर होगा। हम भी उधर गए, अभी उधर काम वगैरह हो रहा है। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देखते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा वो सामान है जिसको कैरी करना वाइल ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है? मैंने अगर लंबे टूर पे जाने में पहले मैकेनिक को एक ओवरऑल बाइक की इंस्पेक्शन करवा लेता हूँ। फिर बाइक खोलने के हवाले से जो टूल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। पंचर का सामान सबसे अहम है, वो होना चाहिए। हेडलाइट एक एक्स्ट्रा मैं रखता हूँ, कोई भी मसला हो सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स भी बिल्कुल हमारे पास होता है, उसमें पट्टी हो, किसी का टिन पाउडर टाइप चीज़ हो, तो ये चीज़ें चंद एक बेसिक है वो करता हूँ। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से सियाहत पर कितना असर पड़ा है? एक डिफरेंस तो हमने ये देखा है कि जहाँ पे पहले ग्रुप्स टूरिज्म बहुत ज़्यादा थी, तो वो कोरोना की सूरत हाल के बाद इंडिविजुअल जो टूरिज्म कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बना। अच्छा अब्दुर्रहमान, जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है, सैर सपाटे का शौक है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? अपने मुल्क को देखें, और इसके लोगों को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उधर जाके उस एरिया को विज़िट करें और देखें कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। आप दोनों से बात करके बहुत खुशी हुई, और हमें बाकी और ज़्यादा हमारा भी दिल कर रहा है अब तो ट्रैवल करने का, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी ट्रैवल करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे फर्दर गाइडलाइंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
टू एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद बात करेंगे अब खेल के हवाले से। तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल जो कहा जाए, कौमी क्रिकेट स्क्वाड की डर्बी में प्रैक्टिस जारी है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी क्रिकेटर्स ने फील्डिंग सेशन भी किया, शॉर्ट कैचेस और डाइव की खुसूसी प्रैक्टिस भी की, और साथ ही पाकिस्तान पेसर्स ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को जो के लिए फ्यूज करने की मंसूबाबंदी भी कर ली। बिल्कुल, और जो पेस बैटरी है उसको चार्ज किया जा रहा है और अब स्नेरियो बेस मैचेस की प्रैक्टिस की जा रही है कि कैसे खेलना है। आज से सिर्फ चंद बल्लेबाजों को आज नेट करवाया जा रहा है और प्रैक्टिस के बाद कौमी स्क्वाड कार्डिफ बजरिया बस रवाना होगा। खबरें इस तरह से आ रही हैं। कार्डिफ में 8 जुलाई को पाकिस्तान और मेज़बान इंग्लैंड जो है वो सोफिया जो गार्डन्स है वहाँ पे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसमें पाकिस्तान साइड शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और फ़हीम अशरफ की तेज़ बॉलिंग से फ़ायदा उठा सकती है। इसके साथ साथ साबिक सीनियर्स जो है क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से कौमी प्लेयर्स को मशवरों का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। उधर 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने ICC के बड़े इवेंट की मेज़बानी से महरूम 1996 के बाद पाकिस्तान महरूम है इस बड़े इवेंट की मेज़बानी से। तो हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान ने डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बहुत सफ़र भी किया है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर फतूहात हैं वो एक बेहतर एवरेज है। हम अगर मजमूई तौर पे बात करें तो तकरीबन 16 मैचेस ऐसे हैं पाकिस्तान ने 48 में से जो इंग्लैंड में जीते हैं, और उसके साथ साथ मजमूई तौर पर 88 में से 32 मैचेस पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है स्पोर्ट्स और खासतौर पर क्रिकेट के, उनसे ज़रा उनकी राय लेते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। मिर्जा साहब, वेलकम बैक। नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप के बाद आपको खुशामदीद भी कहते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, हमने देखा सबसे बड़ा जो डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है इंग्लिश ग्राउंड्स के ऊपर वो बारिश होती है कंडीशंस को लेकर। तो आप कैसे देख रहे हैं, कैसी क्रिकेट होने जा रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, सुबह बखैर आपको भी और अरमला को भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी टीम डर्बी में थी और उससे प्रैक्टिस नहीं कर पाई, बारिश ज़्यादातर होती रही, और फिर प्रैक्टिस मैचेस जो पाकिस्तान ने आपस में खेलने थे, इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच, वो भी नहीं हुए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान की तैयारी पर फ़र्क ज़रूर पड़ा है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 18 जून 2017 को यही इंग्लैंड में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था। वनडे में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही थी, और उससे पहले इसी मैदान पर सोफिया गार्डन्स में पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में हराया था। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। तो पाकिस्तानी टीम के चांसेस तो हैं, लेकिन जिन कंडीशंस में पाकिस्तानी टीम खेल रही है, उससे पहले आप देखें कि इंग्लैंड की टीम जो है वो पहले ही अपने मुल्क में सीरीज खेल चुकी है, ट्यून अप हो चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो गया है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर के बाद। आई थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर पाकिस्तान टीम। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि इंग्लिश टीम का मॉरल तो बुलंद है, उनकी जो कह लें जो उनकी मोटिवेशन है वो भी अच्छी है, लेकिन स्टिल अगर हम पाकिस्तानी साइड की बात करें, आपको क्या लगता है बॉलिंग या बैटिंग किस तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम जो इंग्लैंड की टीम है उसको थोड़ा टफ टाइम दे सकें? देखिए अरमला, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर में हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, और एक मैच में तो हमें 4 ओपनर्स को खिलाना पड़ा, और हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर कि एक अच्छा स्टार्ट दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि वनडे में ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका थोड़ा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू T20। तो हमें हमारी बैटिंग जो है वो वल्नरेबल रही है इंग्लिश कंडीशन में। बॉलिंग जिस तरह इमरान कह रहे थे, हमारी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। शाहीन शाह अफरीदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उसके अलावा हारिस रऊफ है, दीगर फास्ट बॉलर्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए चांस यही है कि पाकिस्तान अगर अपनी बैटिंग को बेहतर बनाए, उनके बैट्समैन तवक्कुआत पर पूरा उतरे, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड को टफ टाइम ना दे सके। साहब, एक जानिब जहां पाकिस्तान की बॉलिंग को अच्छा कह रहे हैं, वहीं पे आप अग्री करेंगे कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत जबरदस्त है। इंग्लैंड की अगर स्ट्रेंथ टीम की बात करें, हम बॉलिंग भी अच्छी है, ये ओवरऑल बड़ी बैलेंस टीम है, लेकिन बैटिंग मुझे लगता है इंग्लिश टीम की स्ट्रेंथ है। तो उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या हमारी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? आपको लगता है हमारे यंगस्टर्स हैं, बॉलर्स तो अच्छे हैं, लेकिन एक्सपोजर की कमी बहरहाल जरूर है हमारे प्लेयर्स में? बिल्कुल आपने सही कहा इमरान। जो आप देखेंगे 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लिश क्रिकेट टीम जीती और जिस तरह उसके बैट्समैनों ने परफॉर्म किया, चाहे वो ऑयन मॉर्गन, उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन हमारे यंगस्टर्स चूंकि इनको टीम में अपनी जगह बनानी है, इनमें थ्रिल है, इनमें जोश जज्बा है, तो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमारे जो खासतौर पर शाहीन आफरीदी जो मेन बॉलर बन चुके हैं, वो बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं इंग्लिश टीम को। दीगर बॉलर्स को भी उन्हें सपोर्ट करना होगा।
तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान उनके बैट्समैनों को अपनी स्पिन के जरिए जो है वो काबू करता है। नहीं, इमाद वसीम भी टीम में वापस आए हैं, उसके अलावा हमारे पास शादाब खान भी है, आया वो अच्छा परफॉर्म करते। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि बैटिंग जो है वो इंग्लैंड की खासी मजबूत है, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो, चाहे वो जॉर्ज बटलर हो, चाहे वो बैन स्टोक्स हो, उनकी बैटिंग बहुत मजबूत है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, थोड़ी सी अगर हम बात करें थोड़ी सी मेजबानी के हवाले से, तो अभी हमने अपने इंट्रो में भी यही बताया कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान को किसी बड़े मेगा इवेंट की मेजबानी का मौका नहीं मिला। अब 17 ममालिक ने दोबारा से दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। आपको लगता है कि अब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि हमें आईसीसी का कोई मेगा इवेंट है होस्ट करने का मौका मिलेगा? अरमला, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो इम्कानात कम नजर आते हैं, क्योंकि जो बड़ी टीमें जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उन्होंने अब तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। साउथ अफ्रीका आ चुकी है, तो सिक्योरिटी सिचुएशन को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आया जिस तरह से हमारी पाक फौज, पाकिस्तान पुलिस जिस तरीके से उन्होंने मैचेस ऑर्गेनाइज करने में माजी में जो है भरपूर रोल प्ले किया, रेंजर्स हो, तो लगता यही है कि मुश्किल लग रहा है। ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। आप देखें आईसीसी में अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, अब भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी में, मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि आईसीसी का एक अहम रुकन है, 96 का वर्ल्ड कप, 87 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जो है उसकी मेजबानी कर चुका है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए। लॉबिंग कैसे करते हैं पीसीबी के ओहदेदारान, ये भी हमें देखना होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मेरे साथ साथ जाते जाते विमेन क्रिकेटर्स की भी बात कर लें तो निदा डार ने T20 में पाकिस्तानी मर्द क्रिकेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस अचीवमेंट के हवाले से और 100 विकेट लेने वाली वो पहली पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर बन गई है, और इससे पहले शाहिदा अफरीदी को एजाज हासिल है 98 विकेट्स के साथ। क्या कहेंगे निदा डार की इस कामयाबी पर? देखिए अरमला, निदा डार का ताल्लुक गुजरांवाला से। वहाँ के लोग पहलवान होते हैं, चिड़े खाते हैं, टिक्के खाते हैं, लेकिन निदा डार अपने शहर का नाम बुलंद करने के लिए जिस तरीके से आई है, आप उनका हेयर स्टाइल भी देख लें, बॉय कट उनका हेयर स्टाइल है, लेकिन वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट। लेकिन हमें पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट की दीगर चीज़ों पर भी तवज्जो देनी होगी। चीफ सेलेक्टर अगर वो इंग्लिश अच्छी बोल लेती हैं और वो चीफ सेलेक्टर बनी हुई है, सना मीर बाहर है, सना मीर इतनी अच्छी क्रिकेटर रही है, कप्तान रही है, तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू निदा डार कि जिसने इस मुश्किल हालात में कि जहां पर पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतों के जौहर मनवाने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो निदा डार ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हैट्स ऑफ टू हर। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग इवेंट किया, क्रिकेट पे बात की, दौरा इंग्लैंड के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, और निदा डार की कामयाबी भी उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। सी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम मुसलसल एक सिलसिला ही कह लें हमने शुरू किया है कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जिनको अवार्ड दिया गया था, जो एमेच्योर इस हवाले से तकरीब हुई थी और अवार्ड्स हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, ISPR उसमें मौजूद था, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद थी, तो उसमें मुख्तलिफ फिल्म मेकर्स हैं जिनको अवार्ड दिए गए मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, और हमने ये ठानी कि जितना भी कोशिश होगी, जितने लोगों को आपसे मिलवा सकें इस हवाले से उनको आप तक मिलवाएं, आप तक पहुँचाएँ। तो आज भी हम अगर बात करें तो हमारे साथ 3 फीमेल पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और पाकिस्तानी खवातीन का तो आपको पता ही है कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं है, और एक्सप्रेसो ने ये बात साबित किया मुख्तलिफ शोबों से खवातीन को लाकर। आज हमारे साथ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनें मौजूद हैं जिन्होंने इसी हवाले से शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल था, इसमें पठानी के नाम से फिल्म बनाई और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में दूसरी पोजीशन अपने नाम। बिल्कुल, इसके साथ साथ जी हैदराबाद से 12 साल सबा फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कम उम्र तरीन फिल्म मेकर का एजाज अपने नाम किया। और सबा फातिमा के हवाले से आपको बताएं तो 7th क्लास की स्टूडेंट है और उन्होंने मोबाइल कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की है। 2 हफ्तों की मेहनत से शॉर्ट फिल्म बनाई और हैदराबाद के तारीखी मकामात की अहमियत को उजागर किया। तो हम तीनों इन खवातीन को खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। हमारे साथ अकीदत और इबादत मौजूद है, साथ साथ सबा फातिमा हमें हैदराबाद से ज्वाइन करिए। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। और सबा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबा से पहले सवाल का हक करते हैं क्योंकि वो दूर बैठी हैं। सबा से बिल्कुल। हाँ चले सबा, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगा अवार्ड जीतकर और फिल्म बनाने का, और इस एज के अंदर इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का आइडिया कैसे आया? अपना था या अब्बू का था या अम्मी का था? बस थैंक यू कि आपने मुझे आज शो में बुलाया, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यंगेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, क्योंकि ही इज माय रोल मॉडल। इसका जो मुझे
कंपटीशन के बारे में मैंने न्यूज़ में देखा कि आई एम इन करंट अफेयर्स, तो मुझे इसके बारे में खुद ही पता चला और मैंने इसमें खुद ही पार्टिसिपेट किया। इसमें स्कूल का कोई अपना रोल नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। फातिमा, हम आपसे और भी बात करेंगे, हमारे साथ अकीदत और इबादत भी मौजूद हैं। इन्होंने जी फिल्म पठानी बनाई थी, राइट? तो अपनी फिल्म के हवाले से, अच्छा ये है इबादत और ये है अकीदत, सो ये दोनों ट्विंस भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। अच्छा इबादत, आपसे स्टार्ट करेंगे, अपनी फिल्म पठानी के हवाले से बताएं कि इसका आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या था। पठानी बेसिकली एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जो विलेज में रहती है। बेसिकली हम वहाँ पे, हमारे मामा का एक गांव है, तो हम जहाँ पे जाते हैं तो वो पठानी एक विलेज, एक कैरेक्टर लड़की है, बहुत चुलबुली सी, इधर उधर बातें करना, मतलब जो एनर्जेटिक होती है ना वैसी है। तो हमें वहाँ से आइडिया आया और हमने उसके लेंस से जो है ना, हमने क्या किया कि हमने जो कल्चर, जो विलेज लाइफ है ना, उनकी रूटीन, एक एक चीज़, उनका हंसना, किस बात पे मजाक करते हैं, किस बात पे रोते हैं, एक एक चीज़ हमने उसके लेंस में हमने कैप्चर किया। तो बेसिकली हमारा ये आइडिया था। तो इसके लिए सिर्फ पठानी को ऑब्जर्व ही किया, इसका जवाब आप देते? सिर्फ जो पठानी रियल लाइफ एक कैरेक्टर मौजूद है जिसको आपने ऑब्जर्व किया, आसानी हो जाती है थोड़ी, लेकिन क्या आपने उससे बात भी की, उससे उसको पूछा भी, और क्या वो आपकी फिल्म के अंदर भी है या फिल्म के अंदर नहीं है? बिल्कुल, हमने उससे बात भी की, हम उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ खाना खाया, हम लोगों ने 1 वीक 2 वीक्स तो उनके साथ फ्रेंडशिप करने, बिकॉज यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद योर कैरेक्टर फर्स्ट बिफोर मेकिंग अ फिल्म। तो हमने काफ़ी देर लगाई, उसके साथ बातचीत की, फिर हमने, ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट था। सो दिस इज नॉट जस्ट अस, दिस इज द एंटायर विलेज ऑफ 732। तो हमसे साथ मिलकर ये फिल्म बनाई। अच्छा, जब आपने ये फिल्म बनाई, ऑब्वियसली पठानी जो आप कैरेक्टर जिसके हवाले से बता रहे हो, ऑब्वियसली हर एक का गांव का डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट रस्मों रवाज होते हैं और सारा कुछ होता है। क्या आपको इतना कंफर्ट जोन मिला वहाँ पे कि आप उनकी हर चीज़ को हाईलाइट कर सको या उनसे बात कर सको और अपने एक फिल्म की शक्ल दे सको? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कुछ लोग थे जिन्होंने मना किया। ऑब्वियसली देयर आर रेजिस्टेंसेस, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं फिल्म मेकिंग में जो सामने नज़र नहीं आते, बट देयर वर सो मैनी गुड पीपल जो कि कहते थे चलो आओ हमारे विलेज में, हमने दुनिया को दिखाना कि हम हैं कैसे। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड प्योर। पठानी इज प्योर, और वही चीज़ लोगों को भी दिखाई दी। अब मैं थोड़ा सा सबा, आपने जो फिल्म बनाई है ये मोबाइल कैटेगरी के अंदर है, और मोबाइल हमें लगता है इस वक्त एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर पूरी दुनिया मौजूद है। आप इसके जरिए दुनिया बना भी सकते हैं और दुनिया बदल भी सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। तो आपने अपनी जो शॉर्ट फिल्म बनाई है इसके बारे में थोड़ा समय बताइए, इसका टॉपिक कैसे आपने चूज किया और फिर टेक्निकली किन चैलेंजेस का सामना किया आपने ये बनाते हुए, थोड़ा सा बताइए अपने काम को लेकर। ये मैंने हैदराबाद की हिस्ट्री बनाई थी। हैदराबाद को मुझे हाईलाइट करना था क्योंकि काफी लोगों को उसके बारे में नहीं पता, तो मैंने बताने के लिए ही लोगों को हैदराबाद की हिस्ट्री का शॉर्ट फिल्म बनाई है। और इसमें एडिटिंग, शूटिंग, सारी चीजें मैंने खुद की है। तो मुझे एडिटिंग का वैसे शौक है, इसलिए मैंने खुद ही मतलब सारी चीजें। सही। अच्छा सबा, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा आप हैदराबाद की तारीखी जगहों को आपने दिखाया, कौन कौन सी जगह हैं जो आपको लगता है कि दुनिया को नहीं पता, और आप चूंकि हैदराबाद से भी आपका ताल्लुक है तो वहां पर आपने किन चीजों को हाईलाइट किया? हम आए तो हमें कहाँ लेके जाएंगे आप? हैदराबाद में काफी प्लेसेस हैं, सारे तो प्लेसेस जैसे ओल्ड मार्केट्स हैं और मतलब पब्लिक स्कूल, अल मंजर, ये सारी जगहें जो हैं ये काफी अच्छी हैं। तो आप लोग आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मैंने ये शॉर्ट फिल्म इसलिए ही बनाई थी ताकि मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है इस पर थोड़ी तवज्जो दे, क्योंकि वो जहाँ पे मैं गई वहाँ पे भी कोई इतने खास मतलब वो डेवलप नहीं। अच्छा सबा, ये जब अवार्ड दे रहे हैं इमरान खान साहब, कुछ कह रहे हैं आपसे, क्या कहा था खान साहब ने? सुना था आपने? एक्साइटमेंट में भूल गई। क्या कह रहे थे खान साहब? नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि आई एम योर बिगेस्ट फैन। एंड व्हाट ही सेड? जवाब में कुछ कहा था? नहीं, वो अपना हंस रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा सबा ने कहा कि उनके लिए रोल मॉडल भी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा, आप लोगों को जब अवार्ड मिला, इबादत आप कैसी फीलिंग थी? ऑब्वियसली फिर जब आपने मेहनत की थी, वर यू एक्सपेक्टिंग कि आपको इस तरह के जो आप जब कॉन्सेप्ट लेकर आए हो जिस पे आपने मूवी बनाई आपको अवार्ड मिलेगा?
बिल्कुल भी नहीं। आपको आइडिया होगा कि हमने क्या था कि इन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ था, तो हमने डेडलाइन होने के मतलब 2 आवर्स पहले हमने फॉर्म फिल किया। मतलब हमने इतना सोचा, हमने कहा क्या ट्राई करना चाहिए, क्या हम नहीं जीत पाएंगे, इतनी मेहनत लगेगी, और उसमें कोविड भी था। तो शूट करना इज़ वेरी टफ ड्यूरिंग कोविड। ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता कुछ भी। तो हमने 2 आवर्स के बाद मतलब कि एंड होने से पहले हमने कर लिया। उसके बाद जब वो अवार्ड मिल रहा था, वो जो सीनरी थी, वो जो एक एक्साइटमेंट, एक मुश्किल 1 वीक की मेहनत थी। हम गए वहाँ पे, फिर उससे पहले जो आइडियाज़ जो हमने शेयर किए, उसके बाद की एडिटिंग गए, हम सब दोनों बहनें थी, हमने सब कुछ खुद ही किया था। अच्छा। तो शूट भी हमने खुद किया। एक कैमरा ये रोल करी थी, एक कैमरा मैं रोल करी थी। तो हमें ये पता चला कि आपके अब्बा भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी जर्नलिज्म से कैसा लगा उनको जब बच्चे इतनी यंग एज में आप लोगों ने अच्छा अचीव किया है, नेशनल मीडिया पे आप बैठे हो, अल्लाह करे आप बाहर पढ़ने भी जाओ, तो कैसा लगा उनको? अब्बू का, अम्मी का क्या रिएक्शन? देख भी रहे होंगे आप। सो प्राउड, ही वाज सो प्राउड। मम्मा पापा, मेरी सारी फैमिली, रिश्तेदार भी, एवरीबॉडी इज सो प्राउड, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिला है और इस चीज़ पे मिला है। एंड देन द कम्युनिटी, यू लाइक यू आर इम्पैक्टिंग द कम्युनिटी इन अ पॉजिटिव वे। तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? जबरदस्त। तो आप दोनों को तो मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप बल्कि तीनों को मिली है। कैलिफोर्निया जा रहे हो आप लोग पढ़ने के लिए, तो एक्साइटेड हैं आप लोग? अलॉट अभी से प्लानिंग स्टार्ट है, क्या करना है, किस तरह करना है, क्या पढ़ना है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस प्लेटफॉर्म को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हम भी इतने अरसे से देख रहे हैं, काम करें, बहुत कम होता है कि हुकूमती सतह पे ऐसी कोई चीज़ सामने आए या कोई इदारा उसको स्पॉन्सर करे और आप जैसे जो यंग फिल्म मेकर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं सामने आए। कैसा प्लेटफॉर्म है ये, आप अप्रिशिएट करते हो इसको? बिल्कुल। नेशनल मेजर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इज़ द फर्स्ट टाइम इट टुक प्लेस, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। दिस इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म जो कि यूथ को आगे लेके जाएगा। वी रियली थैंक DG ISPR जिन्होंने ये किया, बिकॉज जब आप यूथ को देते हो, दे मल्टीप्लाई दिस थिंग। ये आपको पता है, आप लोगों के लिए जो फर्स्ट बैच के विनर्स है ना, एक ब्लेसिंग भी है। कंपटीशन उतना नहीं होगा। अब जब ये सेकंड फेज इसका आना है, क्योंकि अब हो चुका है ये, अल्लाह करे सेकंड फेज भी इंशाल्लाह आएगा, तो अब कंपटीशन भी बढ़ेगा और ज्यादा स्किलफुल लोग आएंगे। आप लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा जो पुराने हैं, जो क्वालिफाइड हैं पहले। वी आर ऑनर्ड। अच्छा जी, सबा भी है। सबा, अपना अवार्ड तो दिखाएं हमें। हमें पता है कि आपके आसपास के आपका अवार्ड भी पड़ा हुआ है। सबा के चेहरे पे कॉन्फिडेंस बड़े कमाल का, आप देखिए जरा। हां, सबा दिखाइए अवार्ड जरा सामने लाइए। कैमरे के आगे लाएं। ओए होए होए, ये तो इनको अवार्ड। सबा कैसा लगा पकड़ के? बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं अपना अवार्ड देख के अपने हाथ में। तो जबरदस्त। सबा, बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। सबा को छोटा सा मैसेज दे दें हमारे देखने वालों के लिए। और इस मैसेज में आप जो कि अपने शहर के बारे में बड़ी कंसर्न लग रही थी कि हैदराबाद के मसाइल हल हों, तो जरा बता दीजिए क्या कहना चाहती हैं आप हैदराबाद के हवाले से, जो अथॉरिटीज अगर आपको देख रही हो। मैं सबसे यही कहूँगी कि इसको तवज्जो दें हैदराबाद पे। मतलब जो आम सबकी प्रॉब्लम्स है हर सिटी की, मतलब रोड और ट्रैफिक, जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इन जगहों पर भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, हैदराबाद पे तवज्जो दीजिए। बहुत शुक्रिया सबा, आपका भी, इबादत आपका भी, अकीदत आपका भी, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप तीनों के पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया, और वहाँ पे आप अच्छा पढ़े, वापस आए, यहाँ पे अच्छी फिल्म्स बनाए, और हम आपको दोबारा से ऑन एंड ऑफ अपने शो में बुलाते रहे। सबा, अकीदत और इबादत हमारे साथ मौजूद थे और इन्हें अवार्ड विनर हैं। इसके हवाले से हमने बात भी की। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक से भी पता लग रहा होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं द अमेजिंग, द ग्रेट, द लेजेंड। हमेशा से पाक फिजाइया की तारीख हो या दुनिया भर की फिजाइया की तारीख हो, पाक फिजाइया के शाहीनों की जब भी बात आती है तो उनके अज़्म और हिम्मत, बुलंद हौसले और बेखौफी की ऐसी दास्तानें फिजा में मुअल्लिक हैं कि देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। वतन अजीज की इज्जत, हुर्मत और तकद्दुस पर कुर्बान होने वाले और दुश्मन के हर वार को कुचल कर रख देने वाले कौम के बेटे हमारा फख्र है। ऐसे ही जांबाजों में एक मकबूल नाम, दुश्मन को तिगनी का नाच नचाने वाले स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम हैं, जिन्होंने 65 की जंग में दुश्मन के जंगी तैयारों को निस्तो नाबूद करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और आज इस बहादुर जंगी हवाबाज मोहम्मद महमूद आलम उर्फ MM आलम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। MM आलम जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 6 सितंबर को उड़ान भरी और दुश्मन की सरहद को चीरते हुए 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी जहाजों को नेस्तो नाबूद कर दिया। आई रिपीट, 5 जंगी जहाजों को 1 मिनट में। सबसे ज्यादा तैयारे गिराने वाले ये वाहिद जहांबाज हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। 65 की जंग में MM आलम ने कुल 9 भारतीय तैयारे ज़मींबोज़ किए, जबकि 2 को शदीद नुकसान पहुंचाया। MM आलम ने भारतीय फिजाइया पर ऐसी कमर तोड़ ज़रब लगाई कि उसके नकूश
कभी मिट न पाएंगे। बिल्कुल, बात करें एम एम आलम, आज हमें मौजूद नहीं, लेकिन दुश्मन आज भी एम एम आलम की वहशत से लरज़ उठता है। उनकी बहादुरी, शुजाअत और इस अजीम कारनामे की बदौलत उन्हें लिटिल ड्रैगन का खिताब भी दिया गया, जबकि 2 दफ़ा सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। आज पूरी कौम जो कह ले वतन अजीज के इस अजीम जांबाज को सलाम पेश करती है। और ये एक एम एम आलम नहीं है, ऐसे कई एम एम आलम हैं, लेकिन आज चूंकि उनका दिन है तो हम उनको याद कर रहे हैं। सभी कौम के बेटे, चाहे वो जिस फील्ड में कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारा उनको सलाम है। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, बिल्कुल, और आपसे मुलाकात होगी हमारी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।